हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विनय, जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो एक जैसा आपने कहा है कि उसके लक्षण में गांठ का बनना भी एक लक्षण है। उसके अलावा और क्या क्या लक्षण है? वैसे तो 70 से 80% लोगों में गांठ, जिसमें ना कोई दर्द होता है, ना कोई बुखार होता है, ना कोई खांसी जुकाम। कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें यदि बुखार हुआ करता है तो हम एक हफ्ते में पता चल जाता है कि कैंसर है, या इसमें दर्द हुआ करता है तो बहुत जल्दी पता लगाया जा सकता है। लेकिन एक नॉर्मल गांठ जो कि 4 महीने 5 महीने तक बस साइज में थोड़ा सा बढ़ती जा रही है, ये सबसे कॉमन लक्षण कैंसर ब्रेस्ट में होते हैं। लेकिन 10 से 20% केसों में ये भी देखा गया है कि कभी कभी वो गांठ दिखाई भी नहीं देती, या ब्रेस्ट के अंदरूनी भाग में होती है, उसका बाहर से पता नहीं चलता, और जब पता चलता है उससे पहले ही वो शरीर के और हिस्सों में फैल चुकी हुई होती है। कोई उसमें पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, ना उसमें बुखार होता है। हाँ, कुछ केसों में ये गांठ अपनी जगह उसी साइज में बनी रहती है, पर ये सेलों को दूसरी जगह भेजना, वो लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इनकी हेल्प से लिम्फ नोड्स जो बगल में लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सिला में, नेक में गांठें होती हैं, उनमें, और 10 से 15% केसों में ये देखा गया है कि ये इस सिस्टम को भी बाईपास करके सीधा लीवर और लंग में फैल जाती है। जी, क्या कोई पश वगैरह का भी रिसाव होता है? हाँ, यदि एक ही जगह बीमारी बढ़ती चली जाती है और स्किन को इन्वॉल्व कर लेती है, स्किन को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो छाला बढ़ता चला जाए। इसको LABC बोलते हैं, लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। तो ये और कहीं नहीं फैलता, एक ही जगह रहता है, और साइज में जितना भी बढ़ेगा उतना स्किन को टीयर होने के बाद उसमें और फैक्टर भी आ जाते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के साथ फीवर, तब वो सब एडवांस स्टेज का एक निशानी है। जी डॉक्टर विनय, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगे बात करने से पहले एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ लक्षण हैं जिन्हें जानने के बाद इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। ब्रेस्ट पर, बाह के नीचे या बगल में गांठ का महसूस होना, ब्रेस्ट के निपल से पानी या खून जैसा रिसाव होना, निपल पर परत या पपड़ी का बनना, ब्रेस्ट के निपल का अंदर की ओर धंसना, ब्रेस्ट पर लालिमा या सूजन का होना, ब्रेस्ट के स्किन पर किसी गड्ढे का बनना, ब्रेस्ट की गोलाई में कोई बदलाव जैसे कि एक का दूसरे की अपेक्षा ज्यादा उभर आना, ब्रेस्ट की त्वचा पर कोई फोड़ा या अल्सर जो ठीक न होता हो। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो आपने देखा कि किस तरह से लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर के, और डॉक्टर लक्षण तो हो गए, पर इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? हमारी कल्चर, हमारे यहाँ अभी भी मैं कहना चाहूँगा बहुत से सेंटर, बहुत कम सेंटर ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, या जिनके पास पूरी सुविधाएं हैं कैंसर को या ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ट्रीटमेंट में भी पिछले 50 सालों में बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुई है, जमीन आसमान का अंतर हुआ है। अब जो 50 साल पहले केवल ऑपरेशन ही एक इलाज हुआ करता था, ऑपरेशन में भी जो पिछले 150 सालों में हुआ, शुरू में केवल ब्रेस्ट निकालते थे, फिर ब्रेस्ट के बाद उन्होंने देखा कि बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ब्रेस्ट के साथ बगल के गांठ निकालना शुरू किया। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए सर्जन, तो उन्होंने उसके साथ पूरी छाती को निकालना शुरू कर दिया। इसको एग्रेसिव सर्जरी की तरफ जाते रहे, लेकिन रिजल्ट में जब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो फिर और चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया। और चीज़ों में रेडियोथेरेपी, जो 100 साल पहले ही फील्ड में आई थी, उसको जब ऐड किया गया रेडियोथेरेपी को सर्जरी के साथ, तो अचानक से रिजल्ट एकदम से 20 से 30% बढ़ गए। उसके बाद पिछले 40 सालों में कीमोथेरेपी आने के बाद आज की तारीख में लगभग सभी कैंसर, 95% कैंसरों को ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एक रेटिव प्रोपोर्शन में जरूरत पड़ती है। केवल सर्जरी आज की तारीख में रेयरली कोई पेशेंट केवल सर्जरी से ठीक हो सकता है। 95% केसों में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ
बहुत से केसों में रेडियोथेरेपी के बाद भी हार्मोनल थेरेपी, टोमोक्सिफेन सबसे कॉमन एक ड्रग है, इनकी जरूरत पड़ती है। तो हम इसको कहते हैं ब्लैंकेट ट्रीटमेंट। तो सब केसों में, सारे कैंसर पेशेंट्स में तीनों ब्रांचों की, मेजर ब्रांच 3, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी प्लस माइनस इम्यूनोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी, इनकी जरूरत पड़ती है। अब मैं स्टेज बाय स्टेज जाना चाहूँगा। तो पहली स्टेज में यदि बीमारी बहुत छोटी है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कई बार डॉक्टर सोचते हैं कि ब्रेस्ट वेस्टिजियल ऑर्गन, ब्रेस्ट की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या एजिड पेशेंट्स में पूरी ब्रेस्ट निकाल लो उसके बाद रेडियोथेरेपी कर दो। जो पिछले 20 सालों में अब ये प्रूव हो चुका है, यदि बीमारी छोटा है तो जरूरी नहीं है कि पूरी छाती को निकाला जाए, क्योंकि इस चीज़ के साइकोलॉजिकल इफेक्ट 6 महीने 1 साल बाद बहुत बुरी तरह से आते हैं। वो पेशेंट शुरू में रियलाइज नहीं करता, जैसे ही कैंसर बना उस समय पेशेंट इस स्थिति में नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सोचते थे, उसको बस इलाज कराना है, पूरी छाती निकलवानी है और रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लगवाना है। लेकिन ये चीज़ मैं दर्शकों से बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा, ये प्रूव हो चुका है कि अर्ली स्टेज में, जैसे यदि बीमारी 4 या 5 सेंटीमीटर से छोटी है या थोड़ा बॉर्डर लाइन पे भी है, उसमें पहले कीमोथेरेपी देके केवल गांठ को और उसके चारों तरफ 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के एरिया को निकाल, उसको हम लंपेक्टमी बोलते हैं या बीसीटी बोलते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी। तो ये एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट है और इसके रिजल्ट बिल्कुल बराबर हैं पूरी छाती निकालने के। तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव थेरेपी से लोग अभी भी थोड़ा सा घबराते हैं, डरते हैं कि नहीं जी इसमें कैंसर रह जाएगा यदि छाती छोड़ी। लेकिन जो रिजल्ट, जो बड़े ट्रायल्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 2,000 3,000 पेशेंट पर ट्रायल किए गए, कंपेयर किया गया है, उससे ये प्रूव हो चुका है कि अर्ली स्टेज में केवल जो गांठ है, एबनॉर्मल गांठ है, उसको निकालो, उसके साथ 1 सेंटीमीटर मार्जिन के साथ निकालो और छाती को, पूरी जो बची हुई छाती हो उसको रेडियोथेरेपी दो और कीमोथेरेपी, क्योंकि इस बीमारी में एक हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक या सब क्लिनिकल डिसीज, जो कोई भी टेस्ट इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये ब्लड में कहाँ कहाँ फैल गई। कीमोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो शरीर के हर हिस्से में जाता है। तो सभी केसों में आजकल, एक्सेप्ट कुछ पेशेंट जिनकी जनरल कंडीशन बहुत पुअर है, जिनको साथ में किडनी की, लीवर की, हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, उनको एक्सक्लूड कर दें तो सभी केसों में कीमोथेरेपी देना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि शरीर के और हिस्सों में यदि कोई सेल चली गई है तो उसको पहले से ही रोक दिया जाए। तो अर्ली स्टेज में केवल गांठ निकालना, छाती को बचाना, और छाती को यदि बचाते हैं तो रेडियोथेरेपी देना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यदि कोई सेल बची हुई है छाती में तो रेडियोथेरेपी उसको कंट्रोल कर लेती है। यदि स्टेज थोड़ा एडवांस है, जहाँ बीमारी थोड़ा बड़ी है, ज़्यादा है, 5-6 सेंटीमीटर ज़्यादा, ऐसे केसों में यदि लंपेक्टमी करते हैं तो कॉस्मेटिक फ़ायदा कुछ नहीं होता है। तो उन केसों में पूरी छाती निकालना ही बेहतर होता है। छाती निकालने के बाद कुछ क्राइटेरिया होते हैं रेडियोथेरेपी देने के। उसमें यदि स्किन इन्वॉल्व है, यदि कोई मार्जिन पॉजिटिव है, डिसीज का साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या बगल में गांठ है, ऐसे सब केसों में रेडियोथेरेपी दिया जाता है। इसको रीजनल थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें केवल छाती और गले की गांठें और एक्सरे, इन चीज़ों को सर्जरी और रेडियोथेरेपी केवल इस रीजन की केयर करती है। लेकिन बाकी जगह जो कि काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि इसको सब क्लिनिकल डिसीज, लीवर, लंग, बोन और कहीं, उनके लिए कीमोथेरेपी आज की डेट में मैंडेटरी है। कीमोथेरेपी उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है अर्ली स्टेज में। कीमोथेरेपी होने के बाद हार्मोन का काफ़ी रोल प्रूव हो चुका है। जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं वो कैंसर सेल्स को बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो जब कीमोथेरेपी नहीं थी तो कुछ लोग ओवरी को निकाल देते थे ताकि ये हार्मोन सप्लाई बंद हो जाए और कैंसर सेल जहाँ पे भी है उनकी ग्रोथ रुक जाए, कम हो जाए। अब एंटी हार्मोन थेरेपी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं जो कि ओवरी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल वो टेबलेट
5 साल तक चलती रहती हैं। जी तो ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ऑल ओवर वर्ल्ड जो हम फॉलो करते हैं। जी डॉक्टर विनय, जैसा कि आपने कहा है कि सर्जरी के दौरान ब्रेस्ट को बिल्कुल हटा दिया जाता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए ब्रेस्ट एक प्रमुख अंग है, खूबसूरती भी होती है महिलाओं के शरीर के लिए। तो इसे निकालने के बाद क्या महिलाओं को की काउंसलिंग भी की जाती है, क्योंकि ये भी उनके लिए बहुत बड़ा तनाव का कारण है? काउंसलिंग किसी भी इलाज से पहले, किसी भी, ये केवल ब्रेस्ट की बात नहीं है, कैंसर के किसी भी इलाज से पहले काउंसलिंग एक ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। काउंसलिंग में भी दोनों चीजें होती हैं, पेशेंट को ये समझना कि बीमारी का आगे इलाज क्या क्या है, क्या साइड इफेक्ट होंगे, उसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो जाए। दूसरा, जब मैं शुरू में भी बोला था कि पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, एक टैबू होता है कि मुझे कैंसर हो गया, क्या होगा, इरिटेट होता है, कभी डिप्रेशन में होता है, कभी डिनायल फेज में होता है कि नहीं ये कैंसर नहीं है, वैसे ही झूठ बोल रहे हैं सब। वो सब फैक्टर काउंसलिंग, कभी कभी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। कई बार पेशेंट को अचानक पता चलता है, खासकर एजुकेटेड लोगों में हमने देखा है, हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि कोई इलाज शुरू करने से पहले हमें 1-1 महीना लग जाता है उसको कन्विंस करने में, उनको कंसोल करने में, उनको काउंसल करने में, और एंटी डिप्रेसेंट भी देने पड़ते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर सके। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, और काउंसलिंग ट्रीटमेंट का पार्ट है, ना कि अलग से। जी। और ये सभी कैंसर में लागू होता है, ना कि केवल ब्रेस्ट में। जी। और जैसा कि मैं अभी बताया, ब्रेस्ट बचाने के लिए पहले क्या होता था, लोग एकदम से जोश में आ जाते थे कि नहीं हमें तो रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल भी पूरी छाती निकलवाना है। अब वो पिक्चर बदल रही है, 50% केसों में छाती को बचाया भी जा सकता है और इलाज भी पूरा किया जा सकता है, और किसी तरह का कंप्रोमाइज की ओर में नहीं होता जी। उसके बाद भी यदि जरूरी हो जाए छाती निकालने का, तो अब सिलिकॉन और बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं कि जो 100% नहीं तो 60-70-80% तक कॉस्मेटिक जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देती है। प्लास्टिक सर्जरी एक है, आर्टिफिशियल सिलिकॉन ब्रेस्ट आती हैं जो कि स्किन के नीचे लगाई जा सकती हैं। जी। तो उन चीजों की भी जानकारी पेशेंट को पहले से ही दी जाती है। जी। तो ये सब पार्ट होते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करे, पेशेंट ठीक से पूरा इलाज ले, अंदर कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि ये कई स्टडीज प्रूव भी कर चुकी हैं, यदि पेशेंट मेंटली स्ट्रांग है वो इलाज को, पूरा इलाज ढंग से लेता है, सीरियसली लेता है, और उसके रिजल्ट भी नो डाउट फिर। जाते जाते आप कैंसर के पेशेंट को क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह ध्यान रखना चाहिए, उन्हें किस तरह का आहार लेना चाहिए? इसमें मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा कि कैंसर के मरीजों को कोई स्पेशल डाइट लेनी चाहिए, या ये सभी लोगों के लिए जरूरी है कि एक अच्छी हेल्दी डाइट, जो कार्सिनोजेंस का मैं जिक्र किया, टोबैको, अल्कोहल, इनको अवॉइड करना चाहिए, पॉल्यूशन से बचना चाहिए। हालांकि कहना आसान होता है, सब प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं फील्ड में तो बहुत ईजी नहीं होता जी। पर जंक फूड हुआ, इनसे बचना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत अच्छी चीज है, वो कैंसर हो या ना हो, शरीर में, शरीर को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ये चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं। अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, योगा एक अच्छी एक्सरसाइज के फॉर्म में, वॉकिंग, इवनिंग मॉर्निंग वॉक, ये सब फैक्टर सभी लोगों के लिए आवश्यक है, ना कि केवल कैंसर पेशेंट के। जी डॉक्टर विनय, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से होती है ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी और कैसे होता है इसका इलाज। उम्मीद करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।